गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 4। यह व्याख्यान बुक के माध्यम से किया गया जो NCERT की बुक है, और आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यह इस बुक का अंतिम पार्ट है। राष्ट्रवाद और समाजवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो मैंने बताया था, जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद, और जब साम्राज्य की बात करते हैं तो साम्राज्यवाद। यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी प्रकार जब एक राष्ट्र का निर्माण हो जाता है और उस राष्ट्र के शासक उस राष्ट्र के साम्राज्य, उस राष्ट्र की भूमि को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का यह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। सदी के प्रथम भाग में क्या था? सदी के प्रथम भाग में हर व्यक्ति उदारवादी था, मतलब आज़ादी को बढ़ावा देना चाहते थे, और आज़ादी को जब बढ़ावा देना चाहते थे तो वह साम्राज्यवाद पर डिपेंड नहीं था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्य वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। तो अब क्या हो गया? राष्ट्रवाद जो था वो उसके जो लक्ष्य हो गए वो सीमित हो गए, संकुचित हो गए। इस बीच में के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होने लगे। जो राष्ट्रवादी समूह थे, जो पहले ये कहते थे कि सबको उदार होना चाहिए, जो उदार प्रवृत्ति के थे, अब कैसे वो अनुदार होते, मतलब उदारता उन्होंने छोड़ दी और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मतलब वो आपस में लड़ने लगे, वो साम्राज्य की इच्छा करने लगे कि उसके लैंड पर भी मेरा अधिकार हो जाए। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का भी इस्तेमाल किया। जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, कौन सी? पर्शिया, और अब तो इटली, जर्मनी, यूरोप, ब्रिटेन, ये सब क्या? ये यूरोपीय शक्तियाँ थी। रूस, तो इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो लोगों की राष्ट्रवादी भावनाएं थीं, उन भावनाओं का भी इस्तेमाल इन्होंने किया था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत एक बाल्कन क्षेत्र था, जो लगभग रशिया में पड़ता है। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, मतलब वहाँ की भौगोलिक कंडीशन जो थी वो ठीक नहीं थी। ठीक है, इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे। एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से देश थे। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे। और इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। क्या पुकारते थे? स्लाव। एक कास्ट, जाति कह सकते हो या उनका टाइटल कह सकते हो, क्या था? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में भी था, और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने से ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। जब बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद होने लगा तो राष्ट्रवाद के विचार फैलने लगे, तो ऑटोमन साम्राज्य का जो विघटन होने लगा उससे काफ़ी स्थिति उनकी कैसी हो गई? विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी के ऑटोमन साम्राज्य में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बढ़ाना चाहा। तो 19वीं सदी में जो ऑटोमन साम्राज्य था उसमें आधुनिकीकरण को और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहता था वो, लेकिन इसमें बहुत ही कम सफलता उसको मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्र था, उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, ऑटोमन से वो निकलने लगे। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया था। क्या किसका अधिकार दिया था? राष्ट्र। वो कहते थे हमें राष्ट्रीयता बनना, हमें भी एक राष्ट्र चाहिए, हमें भी एक राष्ट्र चाहिए, मतलब आज़ाद होना चाहते हैं। मीन्स सीधा था कि उन्हें आज़ादी चाहिए, अपने नियम चाहिए। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया था कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के जो विद्रोही राष्ट्रीय समूह थे अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में थे। उन्होंने बाल्कन क्षेत्र के जो विद्रोही राष्ट्रीय समूह थे उन्होंने अपने संघर्षों को हमेशा किस रूप में देखा था? कि लंबे समय से आज़ादी को वापस पाना है। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, मतलब जैसे जैसे वो आंदोलन करते जा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हमारी ये पहचान है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, अपनी परिभाषा तय कर रहे थे, अब आपको बता रहे थे वो, तो बाल्कन में गहरे टकराव क्षेत्र बन गया। जो बाल्कन से वहाँ पे क्या टकराव ज़्यादा होने लगे, और बाल्कन राज्य भी एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, और वो ईर्ष्या करने लगे। हर राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने में, तो हर राज्य ये चाहते, ईर्ष्या क्यों होती थी? हर राज्य ये चाहता है कि मेरा इलाका बड़ा हो, मेरा
इलाका ज़्यादा हो, अच्छे वाला इलाका हो, जो भूमि उपजाऊ हो वो वाला इलाका, जहाँ पे नहरें ज़्यादा हों वो इलाका, जहाँ पानी अच्छे से मिल जाए वो ज़्यादा हो, मतलब जहाँ पर उनको सुविधा मिल जाए। तो इससे क्या होता है, परिस्थितियाँ और भी जटिल होने लगी। और क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी थी, तो इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के लिए नौसैनिक और सैन्य ताकत बढ़ाने की गहरी प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। और जिस तरह बाल्कन समस्या के आगे बढ़ी, तो ये प्रतिस्पर्धाएं भी खुलकर सामने आने लगी। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी हर ताकतवर बाल्कन पर अपनी शक्ति की पकड़ को कमज़ोर करके युद्ध में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर कर दिया जाए और हमारी पावर बढ़ जाए। इससे इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः क्या हुआ, फिर प्रथम विश्व युद्ध। कोई पूछ रहे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, प्रथम विश्व इसलिए हुआ था। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको दिखाया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता है एक मानचित्र कि लगभग पूरे साम्राज्य पर ब्रिटिश का था। फिर इससे स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई दे रहे हैं और अग्रभाग में ब्रिटिश राज्य का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के भूमंडल के ऊपर बैठा हुआ है। उपनिवेशों के शेर, हाथी, वन आदि समुदाय की छवि के द्वारा दर्शाया गया है कि दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। तो इसी समय की बातें कहते थे कि ब्रिटेन के राज्य में कहीं भी सूर्यास्त नहीं होता है। और साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। 1914 में क्या हुआ था, सब लोग अपने कमेंट्स में बताएंगे मुझे कि 1914 में कौन सी घटना घटित हुई थी, जबकि इसका जिक्र पहले आ चुका है। लेकिन इसी बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे और हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। इस अर्थ में राष्ट्रवादी कहते थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये सभी एक राष्ट्रीय सामूहिक एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों में राष्ट्र राज्यों में गठित हो जाना चाहिए स्वाभाविक और सर्वस्व मान लिया गया। समाज को राष्ट्र राज्य में गठित हो जाना चाहिए तो स्वाभाविक कौन सा रहा, यही विचार रहा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद कुछ प्रश्न आंसर हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। जैसे इन पर टिप्पणी करनी है हमें। यूसेपी मैत्सिनी आपको पता था इटली का एक वो क्रांतिकारी था, और कैमिल दा काउर ये इटली का मंत्री था। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध को फ्रैंकफर्ट संसद जो विलियम प्रथम के काल में हुई थी 1848 में। राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारियान जर्मनी कौन थे आपको बताया अभी, और जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में दोबारा आपको इस पर वीडियो बना के आपके सामने पुटअप की जाएगी। इन पर चर्चा भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में अवश्य पास करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।